गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ली। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी का चैप्टर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोविजंस एस्टैब्लिश की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, और किस तरह से अमेंड किया जाता है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कौन सा आर्टिकल है, कौन से पार्ट में अभी तक कौन कौन सी अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट रही है अमेंडमेंट्स के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कितने तरह की मेजॉरिटीज़ होती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना तो फ्लेक्सिबल है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा रिजिड है, वो एक सिंथेसिस है दोनों चीज़ों का। अब फ्लेक्सिबल और रिजिड क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। फ्लेक्सिबल होता है मतलब कि हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी आसान तरीके से अमेंड कर सकते हैं, और रिजिड होता है कि क्या ज़्यादा मुश्किल आती है किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में। मींस ज़्यादा प्रोविजंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, तो दैट इज नोन एज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अदरवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे भारत देश का संविधान ना तो फ्लेक्सिबल है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा रिजिड है। मीन्स एक सिंथेसिस है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। कुछ प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिनको हम आसानी से अमेंड कर सकते हैं, और कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिनको उतनी आसानी से अमेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 368 में जो पार्ट 20th में मेंशन किया गया है वो डील करता है कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, और पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते समय क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, दैट ऑल इज गिवन इन आर्टिकल 368। ठीक है, अब आर्टिकल 368 की बात करें तो आर्टिकल 368 कहता क्या है। आर्टिकल 368 कहता है कि द पार्लियामेंट मे अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in accordance with the procedure established or laid down for the purpose। मीन्स पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन किस तरह से, उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो उस पर्पस के लिए बनाया गया है। आगे हम देखते हैं क्या बोलते हैं ये। लेकिन पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर भी नहीं है इस चीज को अमेंड करने के लिए। एक क्या हुआ था 1973 में, एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली गाइडलाइंस दी थी कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन जो पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली उस टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जजमेंट्स आई सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स और द बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है उन बेसिक स्ट्रक्चर या उन बेसिक फीचर्स को अमेंड करने की। सो दिस इज अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली एक लेंथी चैप्टर है ऑल्सो, तो इसको आज की वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसको अलग से एक वीडियो बना के उस वीडियो में डिस्कस कर देंगे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसीजर क्या है अमेंड करने का, जो आर्टिकल 368 पार्ट 20 में बताया गया है, वो प्रोसीजर बेसिकली है क्या, वन बाय वन पॉइंट्स हम देखते हैं। अब कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है वो कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है। आपको पता है पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा भी उस अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकता है और लोकसभा भी कर सकता है, लेकिन ये अमेंडमेंट स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाई जा सकती। स्टेट लेजिस्लेचर के दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। वन पार्ट इज द स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही इनिशिएट हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं हो सकती है। इस बिल को इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है? या तो एक मिनिस्टर कर सकता है या फिर एक प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कर सकता है बिल को इंट्रोड्यूस। और इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बिल्स हैं, कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जिसको इंट्रोड्यूस करने से पहले, इनिशिएट करने से पहले हमें प्रेसिडेंट जी से प्रायर कंसेंट लेनी पड़ती है उनकी। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, इसके लिए हमें प्रायर परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की।
बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए दोनों हाउसेज में। अब ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। अब ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, हर हाउस को बिल पास करना है सेपरेटली। अगर दो हाउसेस के बीच में मतभेद होता है बिल को लेके, कोई डिसएग्रीमेंट होती है, तो उस डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। ऐसा होता है ना कि जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, अगर एक हाउस पास करता है दूसरा रिजेक्ट कर देता है, तो उस रिजेक्शन को सॉल्व आउट करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग बनाई गई होती है जिसमें दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, बैठ के डिसाइड करते हैं कि कैसे बिल को पास किया जाए। लेकिन इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं होती है, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है दो हाउसेस की। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर बिल अमेंड करना चाहता है किसी फेडरल प्रोविजन को, फेडरल प्रोविजन बेसिकली होती क्या है, वो प्रोविजन जो यूनियन को भी इफेक्ट करें और स्टेट्स को भी इफेक्ट करें, दैट इज नोन एज फेडरल प्रोविजंस। अगर कोई ऐसा बिल फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करना चाहता है तो पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस के साथ साथ इसको रेटिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी चाहिए। और कितनी स्टेट लेजिस्लेचर्स की रेटिफिकेशन चाहिए इसको? एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, एंड दैट इज बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर ड्यूली पास बाय बोथ हाउसेस, जब उसको दोनों हाउसेस पास कर दें और स्टेट लेजिस्लेचर भी रेटिफाई कर दे जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन की जरूरत है, बिल को प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए, और प्रेसिडेंट अपनी असेंट जब उस बिल को दे देता है तो वो बिल बन जाता है एक्ट, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको असेंट देनी ही पड़ती है, मींस प्रेसिडेंट इज अंडर कंपल्शन टू गिव हिज असेंट। ना तो वो विद होल्ड कर सकते हैं अपनी एसेंट को, और ना ही वो उनको वापस भेज सकते हैं बिल को कि आप बिल को एक बार रिकंसिडर कर लो। ठीक है, ये प्रोविजंस ऑर्डिनरी बिल में तो होती हैं प्रेसिडेंट के पास, लेकिन इस बिल में नहीं होती है। और जब प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं अपनी, तो बिल बन जाता है हमारा CAA, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स देखते हैं। अमेंडमेंट्स बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो बेसिकली अब ये चीज़ें हैं क्या, उनको हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी, इसको हम वर्किंग मेजॉरिटी भी बोलते हैं। ये होता है मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मीन्स 50% मेंबर्स जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की 545 मेंबर्स। अब इस 545 में 5 सीट्स ऐसी हैं जो वेकेंट हैं, जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उस टाइम पे वो 500 हैं। लेकिन जो मेंबर प्रेजेंट हैं उसमें से कुछ डिसाइड करते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, एब्सटेन करेंगे वोटिंग से। मान लीजिए उनका नंबर है 50। अब मेंबर्स जो प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं, उनका नंबर क्या होगा? मींस जो प्रेजेंट है वो 500, जो वोट नहीं करना चाहते वो 50 है, तो जो वोट करना चाहते हो प्रेजेंट भी है वो हो जाएंगे 450। इस केस में सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी 226, मींस 450 का 50%, 226। अब ये कहाँ कहाँ यूज होती है? जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करनी है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस पास करनी है, मोशन ऑफ थैंक्स पास करनी है, सेंसर मोशन लानी है, एडजर्नमेंट मोशन के लिए, मनी बिल्स के लिए, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए हम इस तरह की मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप सिंपल मेजॉरिटी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट मेजॉरिटी हम देखते हैं, दैट इज योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कि मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मींस वैकेंसीज हम काउंट नहीं करेंगे, जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं उनको भी काउंट करेंगे और वैकेंसीज को भी काउंट करेंगे, मींस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की 545। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो जाएगी 273, यानी कि 50% ऑफ 545, दैट इज 273। अब इस तरह की जो मेजॉरिटी होती है वो हमें अलग से नहीं चाहिए होती है, मतलब कि जो बाकी मेजॉरिटीज होती हैं उन मेजॉरिटीज के साथ में हम इस मेजॉरिटी को यूज करते हैं। जैसे कि आगे हम डिस्कस करेंगे, एक मेजॉरिटी होती है स्पेशल मेजॉरिटी, उस स्पेशल मेजॉरिटी के साथ हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को यूज करते हैं। अकेले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का कोई यूज नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट मेजॉरिटी इज योर इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ पर ये चीज देखने वाली है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इसका एक मतलब है, वो क्या है हम आगे देखते हैं अभी। दिस इंप्लाइज दैट आउट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वी डिडक्ट
एब्सेंट एंड वेकेंट सीट्स, मींस टोटल स्ट्रेंथ में से हम एब्सेंट्स को भी निकाल देते हैं और वैकेंट्स को भी निकाल देते हैं, जो सीट्स वैकेंट्स हैं उनको भी निकाल देते हैं। टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए 545 है, वैकेंट सीट्स 5 हैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी 545 माइनस 5 मींस 540, इसमें से हमने वैकेंट सीट्स को निकाल दिया। अब उसमें से कुछ मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि हम वोट नहीं करेंगे, मान लीजिए उनका आंकड़ा 50 है। अब जो मेंबर्स प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं उनका नंबर हो जाएगा 540 माइनस 50 इज इक्वल टू 490। अब इफेक्टिव मेजोरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम 490 को डिवाइड करेंगे 2 से, और जो रिजल्ट आएगा अपने पास उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने वहां पर देखा ना, वहां पे क्या बोल रहा है 50% ऑफ मोर देन 50%, तो ये तो 49/2 तो हो गया ना 50%, तो मोर देन 50% करना तो +1 कर देंगे उसमें, दैट इज 245। अब आगे देखते हैं, बेसिकली जो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है इसको हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अगर हमने वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को रिमूव करना है, लोकसभा के स्पीकर को रिमूव करना है और डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करना है, तो उन केसेस में हम इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप मेजोरिटी इज योर स्पेशल मेजोरिटी। अब ये स्पेशल मेजोरिटी के अंदर भी टाइप्स होती हैं, बेसिकली हम 3 तरह की स्पेशल मेजोरिटीज को कंसिडर करते हैं। अब कहते हैं कि एनी मेजोरिटी अदर देन सिंपल एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव मेजोरिटी, मींस सिंपल एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजोरिटी को छोड़ के बाकी अगर कोई मेजोरिटी है तो उसे हम स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो 3 तरह की मेजोरिटीज आती हैं हम उन्हें देखते हैं। पहली तरह की मेजोरिटी आती है इसमें मेजोरिटी बाय 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मींस 2/3 स्ट्रेंथ, जो भी टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसका 2/3 और उसकी मेजोरिटी। इस तरह की मेजोरिटी हम कहाँ यूज करते हैं, अगर हमने प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है अंडर आर्टिकल 61। दूसरी तरह की स्पेशल मेजोरिटी होती है मेजोरिटी बाय 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। पहली स्पेशल मेजोरिटी जहां पे हमने टोटल स्ट्रेंथ ली थी, ये स्पेशल मेजोरिटी है जहां पे हम 2/3 ले रहे हैं प्रेजेंट और जो लोग वोट भी कर रहे हैं। तीसरी तरह की मेजोरिटी होती है स्पेशल मेजोरिटी जिसमें हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी और मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मींस इन दोनों मेजोरिटीज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ऐसी मेजोरिटी हमें कहाँ चाहिए होती है, या तो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है या फिर कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को रिमूव करना है, उन केसेस में हमें इस तरह की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट के बारे में, कुछ 8-10 पॉइंट्स और हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, जिसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वीडियो आज यहीं कंप्लीट करते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।